हेलो, नमस्कार। आपका इस चैनल पर स्वागत है। आप लोग आई होप तैयारी कर रहे होंगे और प्रीवियस पेपर देख रहे हैं। हम लोग कॉमर्स यूजीसी नेट का प्रीवियस पेपर देख रहे हैं और आप लोगों का रिस्पांस भी ठीक है। आप देख भी रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। तो कुछ लोग तो व्हाट्सअप ही मैसेज कर देते हैं। ओके, तो व्हाट्सअप मत किया करिए, कोशिश करिए कि उसको चैनल पर किया करिए। ओके, वैसे कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ पर कुछ दिखता भी है कि आप मैसेज किए हैं। ऐसे कौन देखेगा? अगर मैं किसी बोलूँ कि व्हाट्सएप मैसेज किए हैं तो कोई बता भी नहीं पाएगा। ओके, तो जो भी कोई प्रॉब्लम हो उस पर कह दिया करिए, तो मैं उसको रिप्लाई भी कर देता हूँ। देखते भी होंगे जो लोग करते हैं, मैं रिप्लाई भी करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आज यूजीसी नेट जेआरएफ का 2017 का जनवरी में जो हुआ था 17 में, उसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ओके, चलते हैं क्वेश्चन पे विदाउट कोई डिस्कशन के। डिस्कशन होगा जब क्वेश्चन देखेंगे उसी समय। ओके, देखिए यहाँ पे असर्शन, पहला क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का है, राइट। कॉर्पोरेट कल्चर इज जनरली कंसिडर्ड एज आइदर क्लोज्ड एंड थ्रेटिंग और एज ओपन एंड पार्टिसिपेटरी। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो कॉर्पोरेट कल्चर है, जो निगमित संस्कृति है, उसका इंटरनल कल्चर किसी से, टाटा की कल्चर अलग है, रिलायंस का कल्चर अलग है, अडानी कल्चर अलग है, सबका अलग अलग संस्कृति होती है। उसी के अनुसार ऑपरेट करते हैं। आइदर क्लोज होता है मीन्स बंद रूप से, या थ्रेटिंग, भयानक टाइप से थ्रेटिंग मीन्स थ्रेट करने वाली चीज़ें। आज ओपन एंड पार्टिसिपेट, या ओपन होती हैं या पार्टिसिपेटिव मीन्स कि पार्टिसिपेट करने के, प्रतिनिधित्व करने वाली होती हैं। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट कल्चर एंड स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ टॉप मैनेजर्स इज इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ ए कंपनी। तो देखिए जो कॉर्पोरेट कल्चर है और स्टाइल है, ये दोनों, इस बात को ध्यान रखे रहिए कि ये सभी डिपेंड करता है किस पर? जो मैनेजर हैं। ओके, इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट जो कंपनी का अपना इन्वायरमेंट है। बताया था कि इंटरनल इन्वायरमेंट, सेकेंड होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ओके, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दो टाइप से होंगे, एक माइक्रो लेवल पर होंगे, ओके, एंड मैक्रो लेवल पर। माइक्रो लेवल जो होगा नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज होंगे, माइक्रो लेवल पर होगा जो नेशनल इश्यूज टाइप के, थोड़ा सा माइक्रो सूक्ष्म रूप से होंगे, जैसे सप्लायर है, आपका कंप्यूटर्स है, आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये सब कौन से माइक्रो में आते हैं। माइक्रो में कौन आते हैं? बृहद लेवल पे इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, इकोनॉमी की रिसेशन में चल रही है, किस में चल रही है, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये निश्चित रूप से इंटरनल में क्या आता है, जो कंपनी की अपनी नीतियां हैं, वेज पॉलिसीज हैं, आइडियोलॉजी है, डिसिप्लिन है, ये सब चीज़ें आती हैं इंटरनल इन्वायरमेंट में, राइट। तो दैट्स ट्रू कि जो भी मैनेजर्स कल्चर बनाएगा वही इंटरनल इन्वायरमेंट प्रभावित करता है, राइट। तो ये दोनों असर्शन एंड रीजन इज बोथ आर करेक्ट, राइट, और एक्सप्लेनेशन भी सही है, राइट। नेक्स्ट है इफ द वर्कर डेवलप एन एटीट्यूड, मीन्स यह बोला जा रहा है कि एक वर्कर है जो डेवलप कर रहा है एक ऐसा एटीट्यूड जो नॉन कॉर्पोरेशन है, जो सहयोग की भावना नहीं है। ऐसा मित्र कोई वर्कर आपके साथ है जो कि सहयोग नहीं आपके वर्क में कर रहा है, तो क्या होगा? विथ मैनेजमेंट ए रिप्रेसिव इकोनॉमिक सिस्टम में बी नीडेड टू सेट राइट दिस इंडस्ट्रियल डिसऑर्डर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि यदि कोई वर्कर है जो आपका कोऑपरेट नहीं कर रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा है, आपका सहयोग नहीं कर रहा है, तो रिप्रेसिव इकोनॉमिक सिस्टम में बी नीडेड टू सेट राइट दिस इंडस्ट्रियल डिसऑर्डर। तो इस इंडस्ट्रियल डिसऑर्डर के लिए इकोनॉमिक सिस्टम की आवश्यक है, राइट। उसको आप दंड दे सकते हैं, उसमें और कुछ चीज़ें कर सकते हैं। जो भी औद्योगिक दंड है या कुछ आपको करना है, आप उसके लिए सही दिशा लेने के लिए कर सकते हैं, राइट। ये सकते हैं बाय फुलफिलमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जानते हैं CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि कंपनी एक्ट 132 में दिया गया है। टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट, कम्युनिटी, ये बिजनेस अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंक्रीज पब्लिक इमेज। तो निश्चित रूप से बिजनेस करना है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और इंक्रीज पब्लिक इमेज के लिए, हमारी पब्लिक इमेज अच्छी हो पाए। तो ये सब क्या है? निश्चित रूप से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के टर्म्स है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए किया जाता है ताकि हमारी इमेज बन जाए, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, शेयर होल्डर के संबंध में, एम्प्लॉय के संबंध में। ओके, तो ये दोनों सही है, राइट। बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, स्टेटमेंट वन। नेक्स्ट है ये मैच कराना है कंपनी के संबंध में।
प्लानिंग कमीशन कब बना था 1951 में। कंपनी एक्ट जानते हैं 2002 में आ जाएगा। ओके। ऑर्डिनरी कैलबरी कमेटी 1993, ओके सॉरी 1991, और रंगराजन कमेटी डिसइन्वेस्टमेंट 1993। तो जानते हैं एलपीजी जब लागू हुई थी, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन, तो उसी के लिए 1993 में रंगराजन कमेटी बना था कि डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को देखकर। डिसइन्वेस्टमेंट व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स कि जो भी गवर्नमेंट स्टेक होल्डिंग है, ओके, स्टेक होल्डिंग शेयर की, ओके, शेयर की, उसको सरकारी सेल करे या ना करे, उसी को अगर सेल करते तो डिसइन्वेस्टमेंट का। जैसे मान लीजिए कि एसबीआई में उसका स्टेक होल्डिंग है गवर्नमेंट का 60%, वो चाहती है कि 5% सेल कर दें, तो 5% सेल करने को डिसइन्वेस्टमेंट कहता है, राइट। इसको ध्यान रखें। फ्रॉम ह्यूज 5 ईयर प्लान ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस किसमें है? ये 5th है। तो ये जानते हैं कि अब 5 ईयर प्लान समाप्त हो गया है, तो ये क्वेश्चन अब आने की संभावना भी नहीं है। जब समाप्ति हो गया तब क्या आएगा, ओके, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने आ करके इसको समाप्त कर दिए हैं, राइट, 5 ईयर प्लान को। उसके आधार पर 7 ईयर प्लान और 15 ईयर प्लान चल रहा है। Which of the following is not the objective of the Company Act? कंपटीशन एक्ट 2002। तो अभी कंपटीशन एक्ट देखिए ऊपर पढ़े थे, आप देखिए इस सही कर सकते थे उसको, ओके। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो यह क्या है? प्रतिबंध है, रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रोसेस जो रिस्ट्रिक्टेड है, राइट। प्रोविजन ऑफ डोमिनेंट ट्रेड पोजीशन, कि कोई डोमिनेंट नहीं कर सकता है कि केवल हमारा ही प्रोडक्ट बेचे, तो ये कंपटीशन एक्ट में अंतर्गत आता है। प्रोविजन ऑफ एंटी कंपटीशन एग्रीमेंट, यदि कोई कंपटीशन को कम करने के लिए एग्रीमेंट करता है वो भी प्रोहिबिटेड है। और रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, यदि 2-3 कंपनी आपस में मिलकर सोच रहे प्राइस डिटर्मिनेशन करें, सप्लाई डिटर्मिनेशन करें, तो क्या ये भी रेगुलेट किया जा सकता है? रेगुलेट किया जाता है। तो ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं? कंपटीशन एक्ट में आती हैं, ये नहीं आता है। आई होप, आर यू क्लियर? नेक्स्ट है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल? तो कंसोलिडेटेड कब किया जाता है? जब एक सब्सिडरी कंपनी होती है, ओके, और एक उसकी एक पेरेंट कंपनी होती है, तब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तैयार किया जाता है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये पूछा रहा है कि किस प्रिंसिपल के आधार पर प्रिपेयर किया जाता है, राइट। इनफॉर्म द कंपनीज आर वन एंटिटी इन सब्सटेंस दे आर सेपरेट। तो कंपनी एक एंटिटी, कंपनी जो होती है वो स्वतंत्र होती है, और दूसरी जो सब्सटेंट है वो सेपरेट अलग तैयार करती है, तो ऐसा नहीं है। इनफॉर्म कंपनीज आर सेपरेट इन सब्सटेंस दे आर वन, तो या जो सेपरेट वाली है वो अलग तैयार करती है, कि जो सब्सटेंट जो आधार है वो तैयार करती है अलग। इनफॉर्म एंड सब्सटेंस द कंपनी आर वन एंटिटी, ये सही है कि जो भी चाहे वो पेरेंट कंपनी है या उसका सब्सिडरी कंपनी है, दोनों कंपनी क्या करती हैं? वह एक यूनिट की तरह कार्य करती हैं, राइट। तभी तो कंसोलिडेटेड है। कंसोलिडेटेड शब्द से क्या मतलब समझ रहे हैं? एकीकृत होकर के। एकीकृत कब होगा? जब वन, एक जो उसकी सब्सिडरी है, जो उसकी पेरेंट कंपनी है, वो दोनों मिलकर के एक तरह से तैयार करें, राइट। नेक्स्ट है मैच एसी टेस्ट रेशियो, डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। देखिए एसी टेस्ट किस लिए होता है? लिक्विडिटी के लिए, राइट। डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो किसके लिए है? प्रॉफिटेबिलिटी। डेप्ट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म, और स्टॉक टर्नओवर रेशियो एक्टिविटी रेशियो के लिए, राइट। तो इस तरह से आप सही कर सकते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग, सॉरी, फ्रॉम द मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच पॉइंट ऑफ व्यू, द मार्जिनल कॉस्ट इज कंपेयर्ड विद द परचेज प्राइस। यहाँ पूछा जा रहा है कि फ्रॉम द मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच, मार्जिनल कॉस्टिंग जो अप्रोच है एमसी, वह मार्जिनल कॉस्ट की क्या प्रोसेस है? कंपेयर्ड परचेजिंग प्राइस है। तो यहाँ पर देखा जो मार्जिनल कॉस्ट है, हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है और परचेजिंग प्राइस कितनी आ रही है, राइट। दोनों को तुलना किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्शन के लिए हमारा आ रहा है मार्जिनल कॉस्ट 5 रुपये, और ये आ रहा है 10 रुपये या 6 रुपये परचेज प्राइस, तो निश्चित रूप से उत्पादन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी मार्जिनल कॉस्ट 5 रुपये है, परचेज कर रहे हैं 6 रुपये में, तो हम निश्चित रूप से प्रोडक्शन करना चाहिए, राइट। ये तो सही हो जाएगा। कंपेरिजन किया जाता है। इफ द मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन द परचेज प्राइस, इट विल शुड परचेज अदर देन द मैन्युफैक्चरिंग। देखिए उसी की जो मैं बताया, देखिए अब जो बताया उसी को बताया जा रहा है। यदि ये मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाए? कम हो जाए, ओके, परचेज प्राइस से,
केवल इट मार्जिनल कॉस्ट लेस देन द परचेज प्राइस से कम हो गया, तो क्या हमको मैन्युफैक्चरिंग का स्थान पर हमको परचेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना, ये बोल रहा है कि परचेज करना चाहिए लेकिन नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि मान लीजिए मार्जिनल कॉस्ट आपकी 5 रुपये आ रही है, परचेजिंग प्राइस उसी एग्जाम्पल के ले लीजिए 6 रुपये आ रहा है, ओके, ज़्यादा हो गया, तो आप सोचिए कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि जब कॉस्ट आपकी पड़ रही है 5 रुपये तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, खरीद क्यों लाएंगे 6 रुपये में? तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, राइट? तो ए वाला सही हो जाएगा, बी वाला गलत हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्टैंडर्ड लेबर टाइम? स्टैंडर्ड लेबर टाइम इस क्या समझते हैं, जानते हैं? ये स्टैंडर्ड वेरिएंस का क्वेश्चन है। तो स्टैंडर्ड लेबर मीन्स क्या होता है कि जो आप पहले से सोचे होते हैं कि इतना लेबर हमको, जैसे मान लीजिए कोई ठेकेदार होता है, तो ठेकेदार आता है, जैसे मान लीजिए प्लास्टर ही करना है, पेंट करना है, तो पेंट करने वाले को पहले पता होता है ना कि हम इसमें 10 दिन में शाही इसको पेंट कर ले जाएंगे, उसी की बात करिए, उसी को स्टैंडर्ड लेबर टाइम कहा जाता है, राइट? उसी को सर्च करना है कि कहाँ पे है वो। स्टैंडर्ड लेबर टाइम इंडिकेट्स अ टाइम इन आवर्स नीडेड फॉर ए स्पेसिफिक प्रोसेस। एक स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए कितना टाइम लगेगा वो बताता है। इट इज स्टैंडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। ये पास्ट एक्सपीरियंस जो पूर्व हमारे अनुभव है उस आधार पर निर्धारित किया जाता है। इन फिक्स स्टैंडर्ड टाइम ड्यू अलाउंस शुड नॉट बी गिवन फटीग एंड टूल सेटिंग। ये अलाउंस शुड भी करता है गिवन थकान अनुभव या यंत्र का अनुभव, ये सब कुछ नहीं है। The production manager does not provide any inputs in setting the labor time standard। कोई भी लेबर टाइम सेटिंग स्टैंडर्ड में कोई भी इनपुट प्रोवाइड नहीं करता, मुझे ये सब कुछ नहीं है, तो ये क्या है? फर्स्ट ही सही हो जाएगा। स्टैंडर्ड लेबर टाइम इंडिकेट टाइम इन आवर्स नीडेड फॉर ए स्पेसिफिक प्रोसेस। एक स्पेसिफिक प्रोसेस करने के लिए, जैसे प्रिंट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसी को ये स्टैंडर्ड लेबर टाइम बताता है, ओके। ये एक तरह से सेम है, राइट? तो इसको बस आप लोग क्या करना है, सेम आप लोग नहीं समझना है, इसको एक पेज पर लिख लीजिए कि सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, बिक्री के लिए WG बेमोल के द्वारा दिया गया है। मैक्सिमाइजेशन फर्म ग्रोथ रेट किसके दिया? रॉबिन मैरिस का दिया गया है। हाइपोथेसिस ऑफ मैक्सिमाइजेशन मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन वही विलियमसन का दिया गया है। और हाइपोथेसिस ऑफ सेटिस्फाइंग बिहेवियर सर्ट एंड मार्क के द्वारा दिया गया है, राइट? तो ये आप लोग को याद कर लीजिएगा। देखिए ये एक लॉ ऑफ डिमांड का क्वेश्चन है, यहाँ पे 0 है तो क्या होगा? लेस देन 1, इक्वल 1, मोर देन 1, चेंज इन प्राइस और चेंज इन टोटल रेवेन्यू। देखिए एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसी कॉन्सेप्ट के ब्रॉड लेवल पर सोचेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगे, राइट? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि प्राइस चेंज हो रही है 0 तो क्या होगा? लेस देन 1 होगा तो क्या होगा? इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा? मोर देन 1 होगा तो क्या होगा? और ये इसमें से जानते हैं कोई एक ही सही होगा, इस बात तो क्लियर है। अगर ये सही होगा तो वो भी सही होगा, ये सही होगा तो ये 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 भी सही होगा, लगभग ऐसा ही होगा, क्योंकि एक सही गलत होगा तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए पहले चेंज इन टोटल रेवेन्यू, क्योंकि ये भी आप समझ सकते हैं यदि 0 चेंज हो रहा है, ओके, तो हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है घट जाए, तो सही है। यदि मान लीजिए प्राइस चेंज ना हो तो भी कोई वस्तु की प्राइस ना बढ़े तो हो सकता है कि उसकी इलास्टिसिटी 0 रहे तो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, तो ये तो सही है। और 0 के साथ इंक्रीज डिक्रीज सेम होता है, राइट? ये भी ध्यान रख रहिए। अब लेस देन 1 है तो क्या है कि यदि इकाई से कम है तो क्या होगा? यदि प्राइस इंक्रीज करती है तो रेवेन्यू भी इंक्रीज कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, रेवेन्यू के साथ पूरा डिक्रीज कर जाएगा, ओके। और डिक्रीज प्राइस कर रही है तो इंक्रीज कर जाएगी, राइट? नेक्स्ट इक्वल टू 1, इंक्रीज नो चेंज, डिक्रीज नो चेंज, तो ये ठीक है, ये तो पहले ही आप मार ले जाएंगे, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि ये आप जानते सही है कि यदि इक्वल है तो नो चेंज हो रहा है, चाहे आप प्राइस घटाइए चाहे बढ़ाइए, टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं आएगा। मोर देन 1 है, इकाई से ज़्यादा है तो इंक्रीज करेंगे डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज करेंगे तो इंक्रीज कर जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखिए ये भी सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखिए कि कौन लॉ ऑफ डिमांड को फुलफिल नहीं कर रहा है, राइट? ये 0 है तो इंक्रीज डिक्रीज तो सर ठीक है, इंक्रीज होगा तो इंक्रीज, डिक्रीज होगा डिक्रीज, कोई दिक्कत नहीं, 0 इलास्टिसिटी है, जितना बढ़े उतना उस टाइप का हो जाता है। लेकिन एक चीज लेस देन 1 वाली के संबंध में समझिए, एक्सपेंडिचर के संबंध में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है ये समझिए। यहाँ बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि हम 10% चेंज करते हैं प्राइस में, और मान लीजिए कि हम यहाँ पे 100 रुपये खर्च कर रहे थे,
कोई भी वस्तु परचेज करने के लिए। तो बस इसी एग्जाम्पल को ध्यान रखते सुनिए। यदि 10 रुपये के चेंज मान लीजिए कि प्राइस में किए, इंक्रीज किए, तो जीरो इलास्टिसिटी होगा तो भी इंक्रीज कर जाएगा, और 10% के यदि डिक्रीज कर देंगे प्राइस में तो वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ये तो समझ में आता है। अब यहाँ लेस देन वन की क्या मतलब है कि इकाई से कम है। अगर 10% चेंज करेंगे तो 10% से कम डिक्रीज करना चाहिए। ओके, इसका मतलब यदि इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन कितना होना चाहिए, उसी के अनुसार को प्रोपोर्शन में बढ़ जाता है। टोटल एक्सपेंडिचर ये बढ़ जाएगा। ओके, डिक्रीज के साथ इंक्रीज होगा लेकिन टोटल प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा, इसीलिए ये आपका गलत हो जा रहा है, लेस देन वन वाला। राइट, तो यहाँ पर सिंपल सी एक लाइन क्या समझना है, जो आपको समझने वाली बात है, ये एक्सपेंडिचर वाली समझना है। एक्सपेंडिचर कब एक्स्ट्रा हो रहा है या रेवेन्यू से कब जनरेट ज़्यादा हो रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझिए तो आपको ये समझ में आएगा। तो हमको खर्च कर रहे हैं, इस मान लीजिए इक्वल टू 1 है, प्राइस इंक्रीज किए तो भी हमको उतना ही खर्च करना है 100 रुपये, प्राइस कम करेंगे तो भी 100 रुपये लेके घर से आए हैं उतना ही खर्च करेंगे। मोर देन 1 है तो इंक्रीज है तो इंक्रीज करेंगे तो घटा देंगे, डिक्रीज करेंगे तो बढ़ा देंगे प्राइस। ओके, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, इसके साथ रियल में क्या होना चाहिए था, इंक्रीज। ओके, और ये डिक्रीज इस टाइप से होना चाहिए था। राइट, तब ये सही हो जाता है, क्योंकि इकाई से ये दोनों एक जैसे व्यवहार करते हैं और ये दोनों एक जैसा, ऐसे समझिए। इससे नो चेंज तो है लेकिन ऐसे व्यवहार करेंगे ये। राइट, तो आई थिंक क्लियर हो चुका होगा, आई होप। अब ये द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, एक इक्वेशन दिया गया है, Q इक्वल टू एल क्यूब 15 एल स्क्वायर 10 एल। ये बताया जा रहा है कि एल क्या है, एल लेबर है। ओके, लेबर डिनोट्स कर रहा है, और लेबर को बताया जा रहा है कि होमोजेनियस है। यहाँ पे देखिए ये झूठ की कहानी बनाई जा रही है, समझिए। ये बताइए जब क्वेश्चन कोई देंगे तो आप पहले सोच के देंगे कि एक लेबर दूसरे लेबर से भिन्न है, तो क्या क्वेश्चन कोई सॉल्व कर पाएगा, और कितना भिन्न है कौन बताएगा, इसीलिए होमोजेनियस की बात की जा रही है। राइट, और नॉट परफेक्टली डिविजिबल, जो अलग अलग नहीं किया सकते हैं। तो इसका मतलब ऐसे समझिए कि 100 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें कौन अच्छा कर रहा है कौन खराब कर रहा है ये पता किसी को नहीं है, और किसको पता होता है। अगर 100 लोग को मान लीजिए कि कोई पेंटिंग में ही लगाना है तो कौन बताएगा कि कौन खराब करेगा कौन अच्छा करेगा, इतना ईजी है बताना। और क्वेश्चन में तो और नहीं बताना ईजी है, सामने फेस टू फेस बता भी देंगे, क्वेश्चन में कैसे बता पाएंगे। तो इसलिए होमोजेनियस बताया जा रहा है, नॉट परफेक्ट डिविजिबल बताया जा रहा है, चेंज इन लेबर डज नॉट इंटेंड, ये सब, ये चेंज जीरो जीरो नहीं होगा, ऐसा मतलब प्रोडक्शन होता रहेगा, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। ये सब एजम्पन्स है, इसको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टेटमेंट पे आते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दिस प्रोडक्शन फंक्शन द मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ फिफ्थ लेबर इज यूनिट इज 85। देखिए मार्जिनल पहले तो समझिए प्रोडक्शन क्या होता है, तब आगे बात करेंगे हम, नहीं तो मार्जिनल प्रोडक्शन ही पता ना चल पा रहा तो आगे बात करने का क्या फायदा है। ओके, मार्जिनल मीन्स कि जैसे मान लीजिए कि टोटल आप प्रोडक्शन कर रहे हैं 1000 यूनिट। ओके, और लेबर यूज हो रहे हैं 100, और जो ही हम 101 करें या 99 करें, जो आएगा 101 ये मान लीजिए ये हो गया 1009, और ये मान लीजिए हो गया 998 नहीं, मान लीजिए कि 93। इसका मतलब क्या है, मार्जिनल बढ़ाने पे क्या हो रहा है, 9 रुपये बढ़ रहा है, घटाने पे 7 रुपये घट रहा है, यही मार्जिनल है। 9 रुपये मार्जिनल कहा जाएगा, 7 रुपये मार्जिनल कहा जाएगा। यहाँ तो कंसेप्ट समझ गया कि जो एक यूनिट के बढ़ाने से या घटाने से जो परिवर्तन आता है दैट इज योर मार्जिनल। वो चाहे मार्जिनल कॉस्ट हो सकती है, मार्जिनल यूटिलिटी हो सकती है, मार्जिनल रेवेन्यू हो सकता है, एटसेट्रा, कुछ भी आप ले सकते हैं। राइट, अब यहाँ पर सिंपल से क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, इस इक्वेशन को ढालिए, 5 दिया है ना, 5 5 लिख लीजिए, एल की जगह 5, 5 क्यूब प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर प्लस, ये देखिए माइनस है ना, माइनस ध्यान रखिएगा माइनस है, और 10 एल मल्टीप्लाई बाई 5। ओके, और 5वीं यूनिट की बात की जा रही है तो यहाँ पर 5 से डिवाइड कर देंगे, उसी 5 से। ओके, अब इसको सॉल्व करिए, इसका क्यू कितना आएगा 125, ये माइनस है ध्यान रख रहिए, ये इक्वल टू यहाँ है 25, ये कितना आ रहा है
15 25 15 25 कितना होगा 375 375 प्लस 50, राइट। अब यहाँ से क्या करना है, इसको इसमें से पहले माइनस करिए। तो मान लीजिए कि 375 प्लस 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा 425 425 हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे 125 तो कितना आ जाएगा 300। और ये अभी आगे नहीं लिख रहा था लेकिन यहाँ पे जानते रहिए 5 से डिवाइड करना ही करना है, राइट। क्यों डिवाइड करना है, तो अभी पता चलेगा कि पांचवा यूनिट कितना प्रोडक्शन कर रहा है, राइट। उसी को अब यहाँ पर क्या आएगा 60, राइट। तो यहाँ पूछा जा रहा है क्या यूनिट ऑफ लेबर 85 है, देखिए आया है 60, तो ये गलत हो गया। और देखिए अगर वो सही है तो देखिए यहाँ पर दिया है, अब यहाँ सिमिलरली इन दिस प्रोडक्शन फंक्शन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 5 यूनिट ऑफ लेबर 60 है, देखिए 60 आया है इसलिए ये एस्टिमेट 2 सही हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। किंग डिमांड कर्व जानते हैं स्विगी का है, इसमें कोई बताने वाली आवश्यकता है नहीं। नेक्स्ट चलिए, फॉर द सक्सेस ऑफ पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल। पेनिट्रेशन प्राइसिंग मींस एकदम कम से कम रखना प्राइस को, पेनिट्रेशन प्राइसिंग कही जाती है, ओके। तो यहाँ शॉर्ट रन डिमांड फॉर द प्रोडक्शन हैव इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी ग्रेटर, देखिए ये भी ध्यान रखिएगा पेनिट्रेशन प्राइसिंग यही यूज की जाती है जहाँ ग्रेटर देन 1 यूनिटी, इकाई से जहाँ ज़्यादा होगा वही यूज करिए, तो अभी उससे ज़्यादा चेंज आएगा प्राइस करने में, ओके। अवेलेबल ऑफ द इकोनॉमिक ऑफ लार्ज सेल्स प्रोडक्शन, उसके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो की क्षमता है इसलिए भी कम कीमत रखिए तो भी सही है। मान लीजिए चाइना जैसे उसको बहुत ज़्यादा उत्पादन करना होता है इसलिए स्केल प्रोडक्शन ज़्यादा है इसलिए वो प्राइस भी कम रख देता है, राइट। नेक्स्ट है प्रोडक्शन टू हैव ए वेरी लो क्रॉस इलास्टिसिटी, देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी कोई मतलब यहाँ नहीं, राइट, तो इसलिए ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते देख लेते हैं, इजी एक्सेप्टेंस एंड एडॉप्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स बाय द कंज्यूमर, इजी होना चाहिए प्रोडक्शन एडॉप्शन प्रोडक्शन कंज्यूमर के लिए, तो ये भी सही है। यह क्रॉस इलास्टिसिटी कोई मतलब नहीं है, ये दूसरी वस्तु का क्या प्रभाव पड़ेगा हमसे इससे मतलब नहीं, मतलब हमसे ये है कि हम अपनी सस्ता बेचेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द अनबायस्ड एस्टिमेट एंड द करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर्स इज कॉल्ड सैम्पलिंग एरर। यह पूछा जा रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस किया जाए अनबायस्ड तरीके से तो करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड सैम्पलिंग एरर। और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग इज ए रिस्ट्रिक्टेड नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक्स, ओके। तो जो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होती है रिस्ट्रिक्टेड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के लिए, ओके। तो यहाँ पे क्या है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग रिस्ट्रिक्टेड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं, ये क्या है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। मल्टी स्टेज नॉन प्रोबेबिलिटी क्या आता है, कोटा आता है, स्नोबॉल आता है, ये सब क्या आते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी में आते हैं, लेकिन ये नहीं आता है। द एब्सोल्यूट अवेलेबल डिफरेंस बिटवीन अनबायस्ड एस्टिमेट अनबायस्ड यदि है तो सैम्पलिंग एरर है, राइट। ये एक सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, राइट। Ability of test reject the null hypothesis when it's false, यदि कोई योग्यता की टेस्ट रिजेक्ट कर दे जाए यदि हाइपोथेसिस फॉल्स है, तो ये क्या है पावर ऑफ टेस्ट है, ओके। और पावर ऑफ टेस्ट क्या होता है 1 माइनस बीटा, इस बात ध्यान रखिए, यदि 1 माइनस बीटा भी लिखा होता तो यही आपका सही होता है, राइट। नेक्स्ट है द प्रोडक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग फॉल्स नल हाइपोथेसिस, ये संभावना है कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो स्वीकार हो जाएगी, जो गलत नल हाइपोथेसिस है वो स्वीकार हो जाएगी, ओके। तो ये क्या है टाइप 2 एरर है, राइट, कि जो हमारी गलत परिकल्पना है वो स्वीकार हो जाएगी, हो सकता है, तो 2 टाइप एरर। द प्रोडक्शन ऑफ रिजेक्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस ड्यू टू सैम्पलिंग एरर्स, ओके। तो सैम्पलिंग एरर से क्या है, ये है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो क्या संभावना है कि जो रिजेक्टिंग ट्रू है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिखा रहा है, राइट। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द ट्रू नल हाइपोथेसिस, और सही परिकल्पना को रिजेक्ट करने को क्या कहता है टाइप 1 एरर, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा सही परिकल्पना है आपकी उसको रिजेक्ट करना है तो टाइप 1 एरर। जैसे मैं बताया था चावल वाला, फिर एग्जाम्पल लीजिए, आप चावल लिए, ओके, और देखे सही था फिर भी नहीं लिए, तो नल हाइपोथेसिस सही था फिर भी रिजेक्ट कर दिए, इसका मतलब क्या है टाइप 1 एरर कर रहे हैं। और लिए गलत था, ओके, जैसे ये कौन सा द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग ए फॉल्स नल हाइपोथेसिस, मान लीजिए कि नल हाइपोथेसिस गलत थी, आप लिए एक्सेप्ट कर लिए कि अच्छा सही था लेकिन फिर भी रिजेक्ट कर दिए, तो इसको क्या कहा जाएगा ये आपका टाइप 2 एरर कर रहा है, राइट। तो इस तरह, और देखिए जिसको ये समझ में ना आ रहा हो उसे सबसे ईजी है कि मैं बनाया हूँ एरर पे,
उसको एक बार क्लास देख लीजिए, राइट। मैं इसको डाल दूंगा लिंक, तो आप उसको देख लीजिएगा। Which one of the following is false statement? The sign of the regression coefficient are always the same. तो सही है, रिग्रेशन कोफिशिएंट का जो रिग्रेशन का साइन होती है प्लस या माइनस, ये सेम होगी, ओके। या तो दोनों एक्स का भी माइनस, वाई का भी माइनस, एक्स वाई का भी माइनस, एक्स का भी वैसे। कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो सही बात है, ज्योमेट्रिक मीन होती है, ओके। इससे नहीं हम लोग एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई किसमें किए होंगे, इसे इस टाइप वाला पूछा जा रहा है। The covariance between the variable divided by the products of their standard deviation product the value of the coefficient is correlation। तो ये क्या है, ये भी सही है, राइट। कोफिशिएंट कोरिलेशन, इस फार्मूला को, जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फार्मूला होता है ना, उसी को ये बता रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो ये सत्य है, ओके। जब आप फार्मूला लिखेंगे तो पढ़ेंगे तो ये लगेगा कि ये सही बात कही जा रही है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है, बट स्केल से इंडिपेंडेंट स्वतंत्र नहीं होता है। ये समझिए, ये दोनों से स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट। तो आप जानते हैं ओरिजिन में क्या होता है, प्लस और माइनस, और स्केल में क्या होता है, मल्टीप्लाई बाई 100, सॉरी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की बात की जा रही है स्केल में, राइट। इसको मैं आज बता भी दे रहा हूँ आप लोगों को, तो आज के बाद आप लोग को ये कोई चैप्टर आएगा तो आप भूलेगा नहीं, ओके। क्वेश्चन देखते हैं। Under the yield method of valuation of equity share capital, if for an equity share of 50 rupees, normal rate of return 10%, expected rate of return 5%, then the value of equity share। देखिए वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर का फार्मूला क्या है, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर। यहाँ क्या है, प्राइस मल्टीप्लाई बाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो क्या हो जाएगा, प्राइस 50 है, मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 10, यह आ जाएगा 25। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। तो ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा, इस तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस ऑफ सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। परिकल्पना सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन किसकी परिकल्पना, हाइपोथेसिस मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म ग्रोथ रेट, ये किसका है। हाइपोथेसिस ऑफ मैक्सिमम मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन किसका है, और हाइपोथेसिस ऑफ सेटिस्फाइंग बिहेवियर, ये किसके द्वारा दिया गया है, राइट। तो इसको ऐसे बना लीजिए, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, ओके। ये मान लीजिए कि ओरिजिन है, ओके, और ये स्केल है। तो स्केल मीन्स जानते हैं डिवाइड की बात की रही है, मल्टीप्लाई की, और यहाँ प्लस और माइनस की बात की जा रही है, ओके। यहाँ पे मान लीजिए पहला मीन ले लीजिए, मीन मीन्स कोई भी मीन, मीडियम, मोड, कुछ भी, ओके। तो चेंज होता है, राइट। इसका मतलब क्या है कि प्रभाव पड़ता है, इंडिपेंडेंट नहीं है, राइट, डिपेंडेंट है, ऐसे समझिए, डिपेंडेंट। जैसे प्रभाव पड़े, जैसे इसको ऐसे समझिए, ये साइन हो तो समझिए कि डिपेंडेंट है, ओके, और ये साइन हो तो इंडिपेंडेंट हो, ओके। आप अपने से बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये पूछा गया है, कोफिशिएंट ऑफ, ये पूछा गया है ना, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है, ओके। इसीलिए गलत हो रहा है, जो बोल रहा है ना नॉट स्केल, ये बोलना चाहिए था इंडिपेंडेंट ऑफ एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, ओके। ये भी हट जाता तो सही हो जाता है, ओके। मान लीजिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाए, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, ओके, इसका प्रभाव पड़ता है, राइट। अगर मान लीजिए कि कोफिशिएंट कोरिलेशन हो गया, अब कोरिलेशन समझिए, कोरिलेशन कोफिशिएंट पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कोरिलेशन के साथ क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा लेकिन ये डिपेंडेंट हो जाएगा, राइट। उसका प्रभाव कोरिलेशन पर पड़ता है। अगर माइनस प्लस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस करेंगे तो जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ हो रहा है, राइट। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाए, मान लीजिए कोफिशिएंट ऑफ
वेरिएशन, तो ये भी नो चेंज होता है। ओके, नो चेंज मीन्स कि इंडिपेंडेंट है, राइट, ऐसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये इसको बना लीजिएगा, उसको नहीं समझ में आ रहा होगा तो जहाँ लगा है डिपेंडेंट मीन्स ऐसे समझिए कि जहाँ मल्टी किया गया है, इसका मतलब ये है कि आप कोई भी चेंज करिए, कांस्टेंट से गुणा करिए, भाग करिए, प्लस करिए, माइनस करिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जहाँ ट्रिक लगा है सही का, वहाँ मानना है कि प्रभाव पड़ेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इज द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट इज 8 2, आप जानते हैं 8 2 ये कई बार आ चुका है, 8 2 16, ऐसे कर देना है सिंपल से। ओके, 0.8 मल्टीप्लाई बाई 0.2, जो आएगा वही आपका सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू न्यू ऑर्डर इज कॉल्ड मैनिपुलेशन ऑफ डाटा कहा जाता है, राइट। यदि न्यू ऑर्डर में कोई डाटा ला रहे हैं तो उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, राइट। डेवलप बाय द स्पेशल प्रोजेक्ट ऑफ फॉर द यूएस नेवी, दिस टेक्निक्स वाज फर्स्ट फॉर्मली अप्लाइड द प्लानिंग एंड कंट्रोल द पुलर्स वेपन सिस्टम इन द 1958। पूछा जा रहा है कि यूएस नेवी के द्वारा कौन से यूज किया गया है 1958 में, तो आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये पर्ट यूज किया गया था, राइट। आप पढ़े भी होंगे, तो पर्ट जो बना था यूएस नेवी के द्वारा बनाया गया है, राइट। नेक्स्ट है स्टेटमेंट फर्स्ट, the operating personnel should not be associated with the preparation of the budgets। the operating personnel should not be associate होता है preparation of budget से, preparation budget से prepare नहीं होते हैं। preparing the principal operation to be carried out the accomplished work, तो इसका principal operation क्या है कि किस प्रकार से कार्य को complete किया जाए। और under MBO techniques the management should be provided with the free hand टू ले डाउन द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए फ्री हैंड प्रोवाइड किया जाता है। ये देखना है कौन कौन सही है, राइट। तो यहाँ पे क्या था कि ऑपरेटिंग पर्सन शुड एसोसिएट ना प्रिपरेशन ऑफ द बजट, जुड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, ये जुड़ा होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो जा रहा है, राइट। प्रोग्राम इंडिकेट प्रिंसिपल ऑपरेशन कैरिड आउट द कंप्लीट सब वर्क करने के लिए प्रिंसिपल है, ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और मैनेजर फ्री हैंड टू फ्री हैंड नहीं दिया जाता है, राइट, तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है, राइट। तो केवल आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। सिंपैथेटिक लिसनिंग इज अपवर्ड कम्युनिकेशन ऑफ्टन लीड्स टू रिसेंटिमेंट ऑफ कम्युनिकेटर। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो अपवर्ड कम्युनिकेशन है, अपवर्ड कम्युनिकेशन मीन्स कि कोई मान लीजिए कि सुपीरियर अधिकारी है, ओके, और नीचे वाला कह रहा है इनसे कोई बात सिंपैथी सहानुभूति के द्वारा, तो पूछा जाएगा सिंपैथिक लिसनिंग इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है, सही बात है, सहानुभूति, जैसे मान लें पेरेंट्स है और उसके बच्चे हैं, तो बच्चा सहानुभूति के अनुसार कहता ना कि ये करिए अपवर्ड। ऑफ्टन लीड्स टू रीसेंटिमेंट टू कम्युनिकेटर, तो कम्युनिकेटर के लिए रिसेंटिमेंटेड होता है, राइट। पूछा जा रहा है कि असंतोष हो जाता है, रिसेंटिमेंट मीन्स असंतोष, ओके, असंतोष हो जाता है, ओके। तो सही बात है, जो असंतोष होता तभी जाके ऊपर कोई कहेगा, मान लीजिए कोई लेबर है, लेबर में कोई संतोष होगा तो सुपीरियर से कह रहा होगा। सिंपैथेटिक लिसनिंग एंड इनकरेजिंग रिमार्क्स ऑफ्टन लीड्स टू communicator to believe that the proposal will receive action not contemplated by superior। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो सिंपैथेटिक लिसनिंग है, सहानुभूति लिसनिंग है, वो इनकरेज करती है कहने के लिए सिंपैथी के द्वारा कि प्रस्ताव लाता है, लेकिन उस पर बात कोई मानेगा नहीं, ये भी पहले से क्लियर रहता है, इसलिए दोनों सही हो जा रहा है। तो सिंपल से इसकी पहले एक एग्जाम्पल ऐसे समझ लीजिए तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक लेबर है और एक उसका अधिकारी है, तो फर्स्ट बताया जा रहा है कि एक लेबर अपने जब अधिकारी से बोलता है कोई चीज़, तो कोई प्रॉब्लम होती तभी बोलता है, तो प्रॉब्लम है तो बोल रहा है सहानुभूति लिसनिंग में कि तो अब जानते हैं ऊपर वाला कहेगा ही कि चलिए बोल दो भाई, दिक्कत है तो कोई, ओके, बोल दिया ये प्रॉब्लम है, ये आप कर दीजिए, तो ठीक है। दूसरा में क्या बोला जा रहा है कि वो बोलने वाला भी और सुनने वाला भी जान रहा है कि सुन लीजिए, करना ना करना तो मेरा काम है, ओके, उसी की दूसरे की बताई जा रहा है, तो ये सत्य बात है। अपवर्ड में जैसे लेबर कोई भी करे, जैसे मान लीजिए कि पेरेंट्स हैं, उनके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे कह रहे हैं कि सर आज चलिए हमको पापा घुमा दीजिए कहीं पे, तो वो सोचे सिंपैथी चलो बोलो, अब बोल रहा है कि नहीं कुछ बोले हैं, कहें अच्छा बोल दो भाई, वही सहानुभूति की बात की जा रही है। लेकिन न करना उस पेरेंट्स से, उस अधिकारी की बात है ना, कि वो करेगा कि नहीं करेगा, उसी की बात की, इसलिए सही हो जा रहा है। तो बेसिक सिंपैथेटिक जो कम्युनिकेशन है वो इसी के रोल के लिए होता है, राइट।
सिंपैथी के लिए, राइट। नेक्स्ट है हर्जबर्ग बिलीव दैट टुडे मोटिवेशन आर टुमारो हाइजीन फैक्टर। तो जानते हैं हर्जबर्ग की हाइजीन थ्योरी है, मोटिवेशन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर एक, ये हाइजीन फैक्टर ले लीजिए, और एक मोटिवेशनल, दो हो गए मान लीजिए। ये किस लिए है? अबाउट जॉब। ओके, जॉब करने के लिए क्या कर, मतलब जो पहले सोचे हैं वही हाइजीन फैक्टर है, लेकिन ये असंतुष्टि प्रदान करते हैं। ओके, अगर ये रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा मोटिवेट नहीं होंगे लोग, इस फैक्टर से मोटिवेट नहीं होते हैं। जैसे आप कोई बैंक में नौकरी कर रहे हैं, तो बैंक में नौकरी कर रहे हैं तो आप पहले जानते होंगे छुट्टी मिलेगा 4 बजे, 5 बजे के बाद छुट्टी हो जाएगी, 10 बजे जाना है, संडे को छुट्टी होगी, सैटरडे को छुट्टी होगी, ये सब जान रहे हैं। तो क्या उस काम से मोटिवेट होंगे? कोई बोल देगा कि संडे को छुट्टी है, तो क्या मोटिवेट हो जाएंगे काम करने के लिए? सैटरडे अच्छा से काम करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आप पहले से एज्यूम करके बैठे हैं कि संडे की छुट्टी होता है, इसलिए वो हैजिंग फैक्टर है, राइट। कि सैलरी आप सोच लिए कि 50,000 मिलेगा, तो पहले सोच के आए हैं 50,000 मिलेगा, तो क्या उससे मोटिवेट होंगे? नहीं होंगे। लेकिन मोटिवेशनल फैक्टर बताता है कि जैसे आपको, आप जानते सोचते नहीं थे, लेकिन आपको मान लीजिए 2 रुपये ज़्यादा मिल गया, आपको 2 दिन ज़्यादा छुट्टी मिल गई, आपको कोई प्रमोशन मिल गया, आपको कहीं जाने फॉरेन टूर जाने के लिए मिल गया, तो ये क्या है? मोटिवेशनल फैक्टर है। तो हो सकता है कि आज जिसके लिए आप हाइजीन फैक्टर है, कल मोटिवेशनल फैक्टर हो जाए, कल मोटिवेशनल फैक्टर ये चेंज हो सकता है। ओके, जैसे मान लीजिए कि आज हम 2 रुपये के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन 10 साल बाद ऐसा भी आएगा जब हम चाहेंगे कि पैसा हमको ना मिले, हमको इज्जत मिले। तो यही बोला जा रहा है कि मोटिवेशनल टुमारो हाइजीन फैक्टर भी हो सकता है, राइट। इसलिए सम जॉब्स कंडीशन ऑपरेट primarily dissatisfy employee when they are absent but their presence does not motivate them strong way। तो ये हाइजीन फैक्टर का ये करेक्टर बताया जा रहा है, राइट। तो मुझे बताया ना कि ये मोटिवेट नहीं करता है, केवल स्ट्रांग है, नॉट मोटिवेटेड। ओके, प्रेजेंस होगा तो मोटिवेट नहीं करेगा, केवल डिससेटिस्फाई नहीं करेगा, दिखे ना, डिससेटिस्फाई नहीं करेगा केवल। ओके, तो हाइजीन फैक्टर का रोल है, तो ये इसलिए सही है, राइट। एक्सप्लेनेशन भी सही है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड एंड फॉर्मल अराइज फ्रॉम लेटर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक है जो कि अराइज होती है कुछ समय बाद। ओके, ये नहीं है। स्पिरिट डी कॉर्प्स एंड एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ओके, स्पिरिट डी कॉर्प्स है, ये स्पिरिट डी कॉर्प्स किसका है? हेनरी फ्यूल का 14th प्रिंसिपल, जो 14वां प्रिंसिपल है स्पिरिट डी कॉर्प्स, कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे सहयोग भावना के द्वारा। तो ये सही बात है, यूनिटी ऑफ कमांड का है। यूनिटी ऑफ कमांड आदेश दे रहे हैं किस लिए? कि सब लोग मिलकर काम करें, इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स ओनली वन कमांड एट टाइम। नहीं, ओनली वन कमांड की बात नहीं की जा रही है, केवल एक व्यक्ति के द्वारा कमांड दी जाएगा उसकी बात की जाती है। ओनली वन एट ए टाइम नहीं, ओनली वन कमांड बाई वन पर्सन। ओके, एक व्यक्ति के द्वारा। और देयर आर 14 प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिफाई 100 तो ये तो सही है, ये आपका सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है लिसन डायरेक्ट सिमिलर प्रोडक्ट अवेलेबल सब्सटेंट अनरिलेटेड प्रोडक्ट। यह पूछा रहा है प्रोडक्ट के बारे में कि एक तरह का प्रोडक्ट कौन है, तो एक तरह का प्रोडक्ट मर्सिडीज कार है और BMW। ओके, मीन्स मर्सिडीज लगभग सब एक जैसे टाइप की आती हैं, BMW एक तरह से रहती हैं। अवेलेबल सब्सटीट्यूट किसका है? ये है ओला एंड टैक्सी। ओला टैक्सी है, उसका भी सब्सटीट्यूट है, कार है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, सब कुछ है। मेट्रो रेल है, उसके भी सब्सटीट्यूट है। ओके, तो आप अपने गाड़ी चले जाइए। और अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स मीन्स PVR एंड एम्यूजमेंट पार्क। तो जानते हैं PVR और पार्क में अंतर नहीं है। पार्क PVR मूवी के लिए, वस्तु परचेज करने के लिए होती है, एम्यूजमेंट पार्क पार्क के लिए होता है, राइट। इसलिए अलग अलग हो जाता है, राइट। द मार्केटिंग टास्क विच फाइंड वे टू अल्टर द टाइम पैटर्न ऑफ डिमांड थ्रू फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, मीन्स प्राइस अलग अलग करते हैं, प्रमोशन लगाते हैं, अंदर इंसेंटिव अदर इंसेंटिव देते हैं कि 10% ऑफर है, फ्लैट डिस्काउंट है, ये सब कर रहे हैं। तो ये क्या है? इस सिंक्रोजिंग मार्केटिंग है। सिंक्रोजिंग मीन्स की मार्केट को एकदम, कस्टमर को एकदम वो कर दीजिए, सिंक्रो कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कभी क्रिसमस डे गया है अभी 1 जनवरी, सिंक्रो मार्केटिंग चलती रहेगी कि 10% डिस्काउंट मिलेगा इस साल तक, 31 तक, जनवरी तक, दिसंबर तक आ जाएंगे। तो ये सिंक्रो मार्केटिंग है। गुरिल्ला मार्केटिंग क्या है? गुरिल्ला मार्केटिंग मीन्स की एक अजीब तरीके के मार्केटिंग करना। ओके, जैसे स्लाइस इज लाइफ, मतलब स्लाइस पीना लाइफ है, क्या वो है? लेकिन तब भी है। जैसे मान लीजिए कोई एक भैंसा मैं तो बना नहीं पाऊंगा, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा जानवर बना दीजिए, जानवर। ओके, कोई जानवर बना दीजिए और उस जानवर को
अंडरवियर, ओके, या कोई शर्ट पहना दीजिए, शर्ट, और वो फटे ना, ओके, मतलब एक बढ़िया सा बुल या भैंसा टाइप के बना दीजिए और उसको शर्ट पहना दीजिए या पैंट पहना दीजिए उसको, और वो फटे ना, मोटा एकदम दिखता रहे। तो इस बात का क्या डिनोट कर रहा है? डिनोट कर रहा है कि हमारा शर्ट जो है बहुत मजबूत है। देखिए भैंसा जैसे मोटे भी हो जाएंगे, चाहे जैसे भी हो जाएंगे, बहुत हैवी वेट हो जाएंगे, 1000 किलो के, तो नहीं फटेगा। तो ये क्या है? गुर्ले मार्केटिंग है कि आप ऐसा स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं जो कि थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, सामान्य तरीके से नहीं दिख रहा है, ओके। डी मार्केटिंग मीन्स, डी मार्केटिंग हमेशा ध्यान रखिए, नाई के बाल वाला हम ध्यान रखते हैं, ओके, कि जिससे नाई के बाल जहाँ कटवाया जाता है, देखे होंगे, तो वहाँ संडे को ज़्यादा भीड़ होता है। अब लड़का जो कोई देख रहा हो जान रहा होगा, गर्ल्स तो मान लीजिए नहीं जान पा रही होंगी, उस दिन भीड़ ज़्यादा होती है क्योंकि संडे सब छुट्टी रहता है, सब लोग जाते हैं। तो मान लीजिए नाई क्या करे, कहे कि आज जो आएगा ना, वो आज उससे बाल बनवाने के लिए 50 रुपये लेंगे, ओके, और जो मंडे का आएगा उससे 40 लेंगे। इससे मतलब क्या कर रहा है कि डी मार्केटिंग, और नॉर्मल रेट में क्या कर रहा है कि जो मंडे से लेकर के सैटरडे तक आएगा उससे हम 40 लेंगे, और जो संडे को केवल आएगा उससे हम 50 लेंगे। इसका मतलब डी मार्केटिंग कर दिया ना। डी मार्केटिंग मीन्स कि ऐसा कुछ करना जो कि आज लोग परचेज ना करें, डेली परचेज हो, राइट। चलिए नेक्स्ट, नॉट रीजन फ्रॉम द लूज मार्केट शेयर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। तो मार्केट क्या रीजन नहीं है? ए प्रोडक्ट मॉडल ऑफ परस्यूड बाय द टारगेट कस्टमर ग्रुप एज सेटिस्फाई नीड्स। तो प्रोडक्ट मॉडल परस्यूड करता है टारगेट कस्टमर को सेटिस्फाई नीड करने के लिए। कंज्यूमर नॉट बीइंग कवर्ड बाय द कंपनी सेल्स फोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स। तो क्या कंज्यूमर कस्टमर जो है कवर्ड नहीं किया जाता कंपनी सेल्स फोर्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। Customer may have been lost of competitors due to poor service by the firm or its sales personnel or product become obsolete or more expensive। क्या कस्टमर लॉस्ट ऑफ कंपटीटर, कंपटीशन लॉस करता है पुअर सर्विस पर यदि फर्म के द्वारा या सेल्स प्रमोशन के द्वारा या प्रोडक्ट बिकमिंग ऑब्सोलेट और मोर एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये सब सही है, राइट। इसका सिंपल सी बात समझिए, यहाँ पर प्रोडक्ट, यहाँ पर क्या, परस्यूड बाय द टारगेट कस्टमर ग्रुप सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाइंग की नीड्स होती हैं, ओके। कस्टमर बिंग और कंपनी सेल्फ फोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स, आउटलेट्स सेल्स फोर्स के लिए की जाती है। और कस्टमर में भी हैव लॉस्ट, यहाँ बोला जा रहा है बेसिकली कि कंपटीटर्स जब आप अच्छा गुड नहीं देंगे, गुड्स अच्छा नहीं देंगे, पूरा सर्विस देंगे, तो कंपटीटर गुड्स परचेज करने लगेंगे। तो इसी की बात की जा रही है, राइट। वेस्ट स्ट्रेटजी, प्रोटेक्ट इन्वेस्टी, हार्वेस्ट, डिवेस्ट। तो डिवेस्ट मीन डिसइन्वेस्ट, ऐसे समझिए, ओके। तो इन्वेस्ट स्ट्रेटजी क्या है? नो रिसीविंग फॉर न्यू रिसोर्सेज, वेल फाइनेंस्ड मार्केटिंग एफर्ट्स, सिलेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन, नॉट वारंटिंग सब्सटेंशियस न्यू रिसोर्सेज, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा? स्ट्रेटजी क्या है? वेल फाइनेंस मार्केट एफर्ट्स। तो वेल फाइनेंस मार्केट एफर्ट्स को इन्वेस्ट स्ट्रेटजी। प्रोटेक्ट स्ट्रेटजी क्या हो जाएगा? सिलेक्ट रिसोर्स एलोकेशन। हार्वेस्ट स्ट्रेटजी क्या है? नॉट वारंटी सब्सिडीज न्यू रिसोर्सेज, एंड डाइवेस्ट हो जाए नॉट रिसीविंग ए न्यू रिसोर्सेज। तो डिसइन्वेस्ट अभी मैं बताया था, डिसइन्वेस्ट क्या है? नो रिसीविंग न्यू रिसोर्स, रिसोर्स नहीं करेंगे तो डिसइन्वेस्ट हो जाएगा। ये एलेबोरेट वर्जन ऑफ द आइडिया एक्सप्रेस्ड इन मीनिंगफुल कंज्यूमर टर्मेज। मीनिंगफुल कंज्यूमर टर्म के लिए क्या होगा? ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होगा। यदि कोई कंज्यूमर के लिए मीनिंगफुल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कॉन्सेप्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, ओके। Which of the following combination of the rules stand true rule will preparing schedule of change in working capital। तो मैं एक लाइन बताया था, हर बार बताता हूँ, उसे ध्यान रखिए कि करेंट एसेट्स के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है, बस इस लाइन को याद रखेंगे, सब सही कर ले जाएंगे। अब देखिए, एंड इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, तो इंक्रीज भी करना चाहिए वर्किंग कैपिटल, तो बताया था पॉजिटिव रिलेशन है, तो ये भी इंक्रीज, ये भी इंक्रीज, तो इसका मतलब सही हो गया। एंड इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, तो ये तो गलत हो गया, पहले ही इंक्रीज और डिक्रीज अलग अलग हो गया करंट एसेट के साथ, ओके। और एन इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो अब देखिए, जब ये प्लस के साथ है तो निश्चित रूप से करंट लायबिलिटी से माइनस के साथ ना कहने के बाद ये जानना पड़ेगा ना कि करंट लायबिलिटी के साथ किसका होगा? ये माइनस का संबंध होगा, एक बढ़ेगा तो घट जाएगा, ओके। तो जो डिक्रीज इंक्रीज, जैसे इंक्रीज है ये डिक्रीज है, तो ये सही हो जाएगा, राइट। तो एक याद रखिए, ऑटोमेटिक दूसरा सही कर ले जाएंगे। द प्राइमरी मोटिव ऑफ ए कंपनी इन यूजिंग फाइनेंशियल लेवरेज इज टू मैग्नीफाई शेयर होल्डर रिटर्न अंडर द फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन। तो सही बात है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि फाइनेंशियल लेवरेज का, कि शेयर होल्डर को बढ़ाया जाए, वेल्थ को, ओके। द मैग्नीफाइड शेयर होल्डर्स रिटर्न फिक्स चार्ज फंड कैन बी ऑब्टेन्ड एट ए कॉस्ट हायर देन द फर्म रेट ऑफ रिटर्न ऑन द नेट एसेट्स। तो देखिए यहाँ पूछा जा रहा है सिंपल सा, रिटर्न फिक्स चार्ज फंड कैन बी फिक्स चार्ज
कॉस्ट हायर देन द फर्म रेट ऑफ रिटर्न। देखिए मान लीजिए फर्म का हायर रेट ऑफ रिटर्न 10% है, ओके, और फंड जो प्राप्त कर रहे हैं वो 12% के अनुसार प्राप्त कर रहे हैं, राइट। देन द फर्म रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट हायर देन द फर्म ऑफ इसी कॉस्ट से, ओके। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल से ऐसे समझिए क्यों गलत हो रहा है। यहाँ पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हायर देन नहीं लेस देन होना चाहिए था, ओके, लेस देन। यहाँ पर लेस देन से पढ़े तो समझ में आ जाएगा। तो मैग्नीफाइड शेयर होल्डर्स रिटर्न फिक्स चार्ज फंड कैन बी ऑब्टेन्ड एट द कॉस्ट लेस देन द फर्म रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट्स। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो आप मान लीजिए कि 10 लाख लगा रहे हैं, ओके, 10% अर्न कर रहे हैं 1 लाख रुपए, ओके, और उससे ज़्यादा कॉस्ट में मिल रही है 12% के अनुसार, तो क्या प्रॉफिट होगा, नहीं होगा। इसलिए ये किया जा रहा था। सिंपल सी एक लाइन में इसका कंक्लूजन समझिए क्या ये कहना चाह रहा है। कंक्लूजन ये है कि यदि आपका रेट ऑफ रिटर्न 10% है और डेप्ट का रिटर्न, यदि डेप्ट जो मिल रहा है आपको, लोन मिल रहा है वो 8% मिल रहा है, 7% बिलो देन रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, तो ठीक है, ओके। अगर उससे ज़्यादा मिल रहा है तो दिक्कत है, ओके। तो आप ही लोन दे दीजिए किसी को। डेब्ट फाइनेंसिंग इज चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस बिकॉज, वही मैं बताया ये चीपर फाइनेंस क्यों होता है, हमेशा लाइफ टाइम याद रखिए। पूरी मैनेजमेंट में आप शुरुआत जो देख रहे हो बताया था कि पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट केवल इस बात के लिए है कि डेब्ट से लोन लिया जाए कि इक्विटी शेयर होल्डर से। और क्यों ऐसा है, क्योंकि इस पर टैक्स नहीं लगता है, ओके, इसलिए चीपर हो जाता है। तो जो भी अब देखिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टैक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही सही है, ओके। कि जो आप इंटरेस्ट देते हैं वह इंटरेस्ट आपको छूट मिल जाता है, और यही सबसे अच्छी बात है डेब्ट की। इसीलिए कोई भी कंपनी लोन से प्रारंभ होती है, समझ गए। तो हमेशा ध्यान रखें लाइफ टाइम, अब आप लोग भूलेंगे नहीं कि कोई कंपनी लोन क्यों ज़्यादा लेती है, उसके पास पैसा रहेगा तो भी लोन से काम करेगी। Which of the following is not true with reference to the capital busting? कैपिटल बस्टिंग में कौन सी नहीं है, कैपिटल बस्टिंग रिलेटेड टू एसेट्स रिप्लेसमेंट डिसीजन, एसेट्स रिप्लेस किया जाता है उसके डिसीजन है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, तो कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जरूरी है कि मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न मिलता रहे, ओके। टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो इज रिलीवेंट, टाइम भी रिलीवेंट होता है, ओके। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट इज नॉट ट्रीटेड एज संक कॉस्ट, ये आपका गलत है क्योंकि इसको संक कॉस्ट कहा जाता है, ओके। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट में बताया था कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट में है उसको अब इन्वेस्ट हो गया, अब उसको वापस तो कर नहीं पाएंगे, या 10 रुपये और खर्च कर दिए तो इसीलिए इसको संक कॉस्ट कहा जाता है, ओके। तो संक कॉस्ट की डिफिनेशन है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन ए प्रोजेक्ट ट्रीटेड एज संक कॉस्ट। तो ये नोट को छोड़ दीजिएगा, तो जो आएगा वो आपको संक कॉस्ट का डिफिनेशन समझ लीजिए, राइट। Which of the following statement is not correct? The cost of capital is required rate of return is assertion the value of the firm, okay। तो यहाँ पर क्या है, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को निश्चित करता क्या, वैल्यू ऑफ द फर्म को। डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड हैव स्पेसिफाइड कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिलेटेड टू द सोर्स ओनली। तो डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड होते हैं जो स्पेसिफाई कॉस्ट को करते हैं कैपिटल रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स की। कॉस्ट ऑफ कैपिटल डज नॉट कंपनी एनी रिस्क प्रीमियम, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ कोई भी रिस्क नहीं होता है, ये गलत है, ओके। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ भी रिस्क होते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन बेसिस ऑफ एनपीवी टेक्निक्स, तो कॉस्ट ऑफ बेसिक डाटा ऑफ एनपीवी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये यहाँ पे हो जाएगा रिस्क वाला सही, राइट। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी कौन सी नहीं है, देयर बिहेवियर टू स्टिमुलेट आफ्टर इनकंसिस्टेंट एंड अनप्रिडिक्टेबल, तो जो उनका बिहेवियर है स्टिमुलेट है वो इनकंसिस्टेंट है, अव्यवहारिक है, ओके। दे डिप्रिसिएट विथ पैसेज ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ स्किल, तो जैसे यहाँ पूछा जा रहा है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे ही उनका स्किल जो होता है कम होता जाता है। अब तो दे आर हेट्रोजीनियस, वो अलग अलग होते हैं, सही बात है, एक मजदूर दूसरे मजदूर से अलग अलग होगा ही। रेटिंग क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स इज चैलेंज फॉर मैनेजर, तो जो मैनेजर के लिए चैलेंजेस है कि किसको रेट कितना किया, जैसे मान लीजिए परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं, इस लेबर को क्या दें, इस लेबर को क्या दें, इस लेबर को क्या दें, तो मैनेजर के लिए बहुत डिफिकल्ट काम है ये बताना कि कौन लेबर अच्छा काम किया है, ओके। तो ये सही है, यहाँ पर मेन यही है, दूसरा गलत है, क्यों है, क्योंकि टाइम के साथ स्किल बढ़ता जाता है, यहाँ डिप्रिशिएट नहीं एप्रिशिएट होना चाहिए था, एप्रिशिएट या इंक्रीज। तो क्योंकि अब ये सोचिए कि आज आप काम कर रहे हैं 10 साल बाद उतना ही और उससे कम हो जाएंगे, उससे ज़्यादा ना होंगे, जबकि ये उसके अपोजिट बोला जा रहा है, राइट।
ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग benefits is organization are reflected in which of the combination of the following? कौन कॉम्बिनेशन के द्वारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की लाभ दिखाया जा रहा है, राइट? बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, तो बैलेंस बिटवीन संतुलन होता है सप्लाई एंड डिमांड में। नॉन कंपल्सन आर्ट मैनेजमेंट टू इज क्रिटिकल एंड कंटिन्यूसली टू एम्प्लॉयज एंड पर्सनल पॉलिसीज, तो ये कंपल्सन नहीं है क्या करना, मूल्यांकन करना कंटिन्यूसली एम्प्लॉयज का या व्यक्तिगत नीति के द्वारा। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड कन्फ्लिक्ट आर अवॉइडेड, जो भी दोबारा कोई प्रयास हो रहा है, विरोध हो रहा है, उसको अवॉइड करना। मिनिमाइजिंग द फ्यूचर रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, तो मिनिमाइज करना जो उसका फ्यूचर में यूज होने वाला है रिसोर्सेज, उसको इन्वेस्टमेंट में उसको मिनिमाइज करना क्या है। तो यहाँ पर तो ये बैलेंस ऑफ बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ह्यूमन रिसोर्स, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैलेंस करना होता है। नॉन कंपल्सन ऑफ मैनेजमेंट ये नहीं होता है। क्यों? नॉन कंपल्सन ऑफ मैनेजमेंट टू एसेस क्रिटिकली एंड कंटिन्यूसली टू एम्प्लॉय अ पर्सनल पॉलिसीज, तो ये नॉन कंपल्सन नहीं है, कंपल्सन है। ओके, एसेस करे कंटिन्यूसली एम्प्लॉय का, मतलब एम्प्लॉय का मूल्यांकन करे कंटिन्यूसली, इस टाइप का समझिए, और व्यक्तिगत जो नीतियाँ उसकी हैं, नॉन कंपल्सन नहीं होना चाहिए, राइट। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड कंपनी अवॉइड करना चाहिए, ओके, ये भी सही है। लेकिन मिनिमाइज द फ्यूचर रिटर्न, मिनिमाइज नहीं मैक्सिमाइज करना चाहिए, ओके, मैक्सिमाइज द फ्यूचर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज। तो अगर लग रहा है कि फ्यूचर में इसको इन्वेस्ट करेंगे कोई चीज़, इसको ट्रेनिंग देंगे या डेवलपमेंट करेंगे तो फ्यूचर में बहुत अच्छा काम कर सकता है, तो आप उसको मैक्सिमाइज करेंगे, राइट। नेक्स्ट है ए स्टेटमेंट कंटिन्यूस आइटम्स सच एज जॉब टाइटल, लोकेशन, समरी, ड्यूटीज, मटेरियल यूज्ड, वर्किंग कंडीशन, ये किसके बारे में किया जा रहा है? अबाउट जॉब, ओके। और अबाउट जॉब के लिए क्या बताया था? अबाउट जॉब के लिए बताया था जॉब डिस्क्रिप्शन, ओके। और व्यक्ति के बारे में बताता है कि व्यक्ति में ट्रेनिंग होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, ये योग्यता होना चाहिए, तो जॉब स्पेसिफिकेशन हो जाता है, राइट। और जॉब व्यक्ति के बारे में, कार्य के बारे में दोनों बताता है, जॉब एनालिसिस होता है, राइट। ये दोनों इसके पार्ट्स हैं, ध्यान रख रहिएगा। वेज फंड थ्योरी, कोस्ट सब्सटेंशियल थ्योरी, रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी, बार्गेनिंग थ्योरी। तो यहाँ पर क्या है? रेजिडुअल अवशेष वाकर का है, ओके। वेज फंड थ्योरी एडम स्मिथ, यहाँ पर बार्गेनिंग ऑफ वेज जॉन डेविडसन, एडम स्मिथ सही है, एडम स्मिथ, और ये हो जाएगी सब्सटेंसेस डेविड रिकॉर्डर, ओके। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन, उसको याद कर लीजिए, ओके। इस ये सब क्या करिए ना, याद कर लीजिए एक बार, तो आपको इजी हो जाएगा। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस मेथड यूज्ड अमंग द फॉलोइंग टू डेवलप वेरियस एफिशिएंसी इंडिकेटर्स रिलेटिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन मीटिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को करने के लिए कौन सी ह्यूमन बिहेवियर को एनालिसिस किया जाता है? तो ये ऑप्शन गलत था, इसीलिए क्वेश्चन को इसको बाहर कर दिया गया था, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, राइट। मैनेजरियल अप्रोच, इकोनॉमिक अप्रोच, फाइनेंशियल अप्रोच, टेक्निकल अप्रोच। देखिए एनालिसिस ऑफ वर्किंग रिजल्ट्स, तो वर्किंग रिजल्ट्स किस लिए कर रहे हैं? फाइनेंशियल के लिए, ओके, कि हमारा अंतिम रिजल्ट क्या रहा है। डिस्पोजल ऑफ फैक्ट्री इन्फ्लुएंस, तो फैक्ट्री इन्फ्लुएंस को किस प्रकार से डिस्पोजल किया जाए, किस प्रकार से उनको अवशेष जो है उनको हटाया जाए, उसको लिए क्या कहता है? टेक्निकल किया जाता है। एनालिसिस ऑफ ट्रेड्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कौन सा होगा? ये हो जाएगा मैनेजमेंट अप्रेजल, एनालिसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, इकोनॉमिक अप्रेजल। रिलेटिंग बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, इंडिजिनस बैंकिंग, डेवलपमेंट बैंकिंग, तो एक एक पढ़िए, उसके इधर से सॉल्व कर सकते हैं। डीलिंग ए हुंडी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, तो हुंडी सुंडी कहाँ होती है? इंडिजिनियस बैंकिंग में, ओके। वाइंडरिंग द इंटरप्रेन्योरियल बेस्ड ऑन असिस्ट ए रैपिड रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप बेस असिस्ट किया जाता है, सहायता किया जाता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, तो क्या है? डेवलपमेंट हो जाएगा। इंगेज द बिजनेस ऑफ इशूज मैनेजमेंट, तो बिजनेस इशू को मैनेजमेंट करने के लिए क्या किया जाता है? ये है मर्चेंट बैंकिंग। और क्रिएटिंग मेंटेनिंग डेवलपमेंट, ये रिलेशनशिप कस्टमर जानते हैं, रिलेशनशिप मार्केटिंग, राइट। नेक्स्ट है इन व्हिच ईयर एफसीआई एक्ट वाज अमेंडेड इन ऑर्डर टू मेक पॉसिबल फॉर प्रोवाइड असिस्टेंस इंटर एरिया द मेडिकल हेल्थ अदर देन, तो ये कब किया गया था? 1986 में, राइट। नेक्स्ट है सीडबी वाज सेटअप एज सब्सिडियरी ऑफ आईडीबीआई, आप जानते हैं, इससे पहले क्वेश्चन आया था, पिछले क्लास में देखे थे। सीडबी वाज सेटअप एज सब्सिडियरी ऑफ आईडीबीआई, ओके। क्यों? टेक ओवर द फंक्शन स्मॉल बिजनेस फंक्शन है, ये भी सही है। टेक ओवर द वेंचर कैपिटल ऑफ ऑपरेशन, ये गलत वाला है। रिकंस्ट्रक्टिंग द रिहेबिलिटेशन सी क्लोज्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स फाइनेंशियल बाय आईडीबीआई, फैसिलिटेट फाइनेंस एंड प्रमोट आइडिया फॉरेन ट्रेड, ये सब नहीं, ये आपका
टेक ओवर करने के लिए जो स्मॉल फाइनेंस बिजनेस था। ओके, तो मैं उस पहले वाला क्लास देखे होंगे तो इससे आप सही कर ले जा सकते थे। नेक्स्ट है लेटर ऑफ क्रेडिट, LOC, गारंटी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज कम अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर क्या है कि गारंटी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये कब यूज किया जाता है। ओके, क्या लाइबिलिटी ऑफ बैंक के लिए है, एसेट्स ऑफ बैंक है, फॉरेन एक्सचेंज आइटम्स, तो फॉरेन केवल ये है। ओके, तो ये गारंटी और फॉरवर्ड तो होगा नहीं, इसलिए ऑफ बैलेंस शीट ऑफ आइटम ऑफ बैंक, तो बैंक के अतिरिक्त अलग से रखा जाता है क्या है कि लेटर ऑफ क्रेडिट कितना दिया, गारंटी कितना दिया गया है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाती हैं। तो यहाँ समझना है ये सब चीज़ें किस लिए होती है, बैलेंस शीट के बाहर की चीज़ें होती हैं, नोट में दिखाया जाता है, राइट, लास्ट में। ओके, नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम रिगार्ड द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज किसकी थ्योरी है, ये है एडम स्मिथ की। ओके, पहले तो समझिए। और एडम स्मिथ की थ्योरी के क्या मानना है कि जो वस्तु जो देश अच्छा बना सकता है वो अच्छा बनाए, इफिशियंट है, एक लाइन में। ओके, जो गुड्स जो व्यक्ति या जो देश अच्छा बना सकता है वो अच्छा बनाए, क्योंकि जानते हैं 1773-80 में लगभग ये थ्योरी दी जा रही है, तो उस समय तो बहुत ही पीछे चल रहा होगा चीज़ें। इसी को जो मैं बोल रहा हूँ उसी को सर्च करिए यहाँ पे। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी डिफर्ड अमंग द डिफरेंट कंट्रीज बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी इन द नेचुरल एंड एक्वायर्ड रिसोर्स ऑफ पोसेस्ड बाय देम। ये पूछा जा रहा है कि थ्योरी का संबंध में पूछा जा रहा है, इसे थ्योरी नहीं पूछी जा रही है, मैं सॉरी, थ्योरी के संबंध में क्यों ये थ्योरी लागू हो रही है। यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट एफिशिएंसी मतलब अलग अलग लोगों की प्रोडक्ट एफिशिएंसी अलग अलग होती है, क्योंकि कैपिटल कोई ओरिएंटेड बना सकता है, कोई हाँ मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड बना सकता है, कोई लेबर ओरिएंटेड बना सकता है, और नेचुरल एंड रिक्वायर्ड रिसोर्स अलग अलग हैं। सही बात है, कहीं पर नेचुरल रिसोर्स कुछ और है, कहीं पर कुछ और है, कहीं पर कुछ और है। ओके, उसका भी प्रभाव पड़ता है। द डिफरेंस इन नेचुरल एडवांटेज मैनिफेस्ट इन वेरिंग क्लाइमेट, क्वालिटी ऑफ लैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, वाटर, अदर रिसोर्सेज। तो सही बात है, वाटर वेरिंग क्लाइमेट्स, जलवायु भी अलग अलग है, क्वालिटी ऑफ लैंड भी अलग अलग हैं। अब जैसे मान लीजिए कि जहाँ पर लैंड नहीं है उपजाऊ, तो वहाँ पर आप रॉ मटेरियल से रिलेटेड चीज़ें प्रोडक्शन ही नहीं कर सकते। जैसे जूट है, जूट बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल जाता होता है, तो उसकी वस्तु उधर ज़्यादा बनेंगी। ओके, तो निश्चित रूप से इसका भी प्रभाव पड़ता है। द डिफरेंस इन रिक्वायर्ड रिसोर्स मैनिफेस्ट इन डिफरेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल लेवल। ये भी सही बात है कि अलग अलग टेक्नोलॉजी अलग अलग स्किल का भी प्रभाव पड़ता है, तो ये तीनों सही है, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पूछा जा रहा है कि अलग अलग की लोगों की क्षमता अलग अलग होती है, सही बात है। दूसरा पूछा जा रहा है कि जलवायु, मौसम, लैंड सब पर प्रभाव पड़ता है, निश्चित रूप से पड़ता है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ आप ध्यान रख रहिए, यूएसए कोई भी बिल गेट्स हों या जब बेजोस हों, फिर चाहे कोई भी वहाँ के ले लीजिए, अमेजन के ले लीजिए, वहीं पर क्यों उत्पन्न हो रहा है, दूसरी, क्योंकि क्लाइमेट वैसी है, क्लाइमेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस उत्तर भारत में देखेंगे जनसंख्या ज़्यादा है, दक्षिण भारत में नहीं है। उत्तर भारत में वो भी बंगाल सॉरी जो हिल स्टेशन वाले हैं वहाँ और नहीं है, क्योंकि कुछ सब क्लाइमेट का अंतर है, इसलिए उसका प्रभाव पड़ता है, राइट। ये इसलिए थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट थ्योरी है, राइट। अब देखिए उसी थ्योरी को यहाँ पर पूछा जा रहा है। पहले इसको जानने से पहले एक एक क्लियर में बता दे रहा हूँ। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी ये जानते किसके द्वारा है, एडम स्मिथ। ओके, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, रिकॉर्डो। ओके, फैक्टर नंबर थ्योरी हिक्सर और एहलोन, हिक्सर एंड ओहेलिन। अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स है, इसी का ये विरोधाभास है, इसका अपोजिट है ये। ओके, तो चलिए एक एक करके मैं बताता हूँ। पहले एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज पूरा ऊपर पढ़े तो इतना तो कंफर्म हो ही गया होगा ऊपर से चीज़ें से। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी ये बताती है केवल कि जो अभी मैं पहले कुछ देर पहले मैं बताया कि जो देश जिस चीज़ को अच्छा से बना सकता है, एफिशिएंट हो, लैंड जिस मान लीजिए लेबर ज़्यादा सस्ते हैं, लेबर वाला चीज़ अच्छा बनाए। वह मान लीजिए कि जूट अच्छा से आ रहा है या कपास अच्छा से आ रहा है, कॉटन, तो कॉटन वाला चीज़ अच्छा से बनाए। ओके, अगर कहीं कोल से रिलेटेड चाहिए तो कोल ज़्यादा अच्छा बनाए, इस टाइप का। जहाँ तेल से रिलेटेड ऑयल है तो ऑयल से रिलेटेड चीज़ बनाए, इस टाइप का। ये एडवांटेज थ्योरी है। कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेज में इनको इन्होंने क्या किया कि दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक कहा कैपिटल और एक कहा लेबर। इन्होंने कहा कि एक वस्तु जो बनती है उसमें पूंजी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, जैसे कार है, ये सब में ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, कोई भी कंपनी स्टेब्लिश कर रहे हैं तो। एक लेबर है, जहाँ लेबर की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ जैसे मान लीजिए बिस्किट है, ये सब में लेबर की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, फिर लेबर रहेंगे ज़्यादा अच्छा से काम करेंगे। तो उन्होंने बताया कि जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा हो, ओके, लग रहा हो कि पूंजी हमारे पास ज़्यादा है, हम इसको ज़्यादा यूज कर सकते हैं, तो कैपिटल वाली गुड्स बनाए।
और जिसको लग रहा हो कि लेबर हमारे पास ज़्यादा अच्छा से मिल जाएंगे, चीप मिल जाएंगे, सस्ता मिल जाएंगे, तो लेबर वाला बनाए, इसीलिए कंपटीटिव किया जाता है। तो इसमें दोनों में कंपटीशन किया जाएगा कि कौन सी गुड्स हम बनाएं, ज़्यादा पूंजी लगा के बनाएं, ज़्यादा लेबर वाले बनाएं। इसको कहता है फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी कहता है कि फैक्टर अवेलेबल कितना है, जो भी प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर है, प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर को देखिए अवेलेबिलिटी, कितनी प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर है, जो प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर अवेलेबल है उसी के आधार पर आप लोग बनाइए। तो इसको मॉडर्न थ्योरी भी कहा जाती है और इसका अपोजिट लियोनार्डो प्रोडक्सी है। ओके, तो ये जो बोल रहा है इसको नहीं बोला जा रहा है, राइट। या इसको ऐसे भी एक लाइन में कह सकते हैं कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में आगे है, एफिशिएंट है बनाने के लिए, उस कारक का प्रयोग करते हुए ज़्यादा बनाए। तो यहाँ पर क्या है कि जो कैपिटल है, लेबर है, यहाँ टेक्नोलॉजी है और सब चीज़ें आ जाएंगे। ओके, टेक्नोलॉजी आ जाएगी, स्किल आ जाएगी, नॉलेज आ जाएगा, इसलिए इसको मॉडर्न अप्रोच कहा जाता है। अब चलिए इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। एक एक करके पढ़ते हैं, देखिए किसका करेक्ट बता रहा है। द इम्पेरिकल एविडेंस बेस्ड ऑन द यूएस एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर क्या है, व्यवहारिक एविडेंस है, साक्ष्य है कि यूनाइटेड स्टेट का एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स है, चैलेंज द फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। तो मैंने पहले ही बताया कि चैलेंज कर रहा है किसको, एंडोमेंट थ्योरी को, और बताया कि एंडोमेंट थ्योरी को चैलेंज कौन करता है, लियोनार्डो प्रोडक्सी। ये इसका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूएस एक्सपोर्ट लेबर, यूएस में कहाँ माना जा रहा है, यूएस में माना जा रहा है कि पूंजी ज़्यादा है वहाँ पर। ओके, तो पूंजी जब ज़्यादा है तो वहाँ लेबर वाली वस्तुएं क्यों बन रही हैं, जबकि निर्यात ज़्यादा किया जा रहा है लेबर वाला। इसका मतलब ये उल्टा बता रहा है इस थ्योरी का, जबकि ये थ्योरी का ये है कि सिंपल सा, अगर उससे भी ना समझ में आया तो इस थ्योरी समझिए कि जहाँ पे पूंजी ज़्यादा है वो पूंजी वाली वस्तु निर्यात करें, और जहाँ लेबर ज़्यादा है लेबर वाली वस्तु, जैसे यूएसए है, चाइना, सॉरी यूएसए है, जापान है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी हाई है, जर्मनी है, तो टेक्नोलॉजी कैपिटल वाली गुड्स देते हैं। ओके, कार देखेंगे तो बहुत कुछ टेक्नोलॉजी वाली चीज़ वहीं से आती है। और जहाँ पे लेबर ज़्यादा है, जैसे चाइना है, तो लेबर वाली वस्तु थे। तो ये एंडोमेंट थ्योरी है। ओके, और इसका लेकिन अपोजिट बताया जा रहा है, यूएस में सबसे ज़्यादा पूंजी है, स्किल है, लेकिन लेबर वाला गुड्स बनाया जा रहा है। इसका मतलब कि अपोजिट बता रहा है, इसलिए हो जा रहा है, राइट। नेक्स्ट, ए कंट्री हैविंग ए डायरेक्ट कॉस्ट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ए प्रोडक्ट्स ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेटर एफिशिएंसी। तो यहाँ पूछा रहा है कि एडवांटेज क्या है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन अकाउंट ऑफ ग्रेटर एफिशिएंसी। तो ये क्या है, एब्सोल्यूट थ्योरी है, राइट। एक की बात की जा रही है, राइट। अभी आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ए कंट्री शुड प्रोवाइड एंड एक्सपोर्ट ए कमोडिटी ऑफ प्राइमरी इन्वॉल्व्स ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन abundantly अवेलेबल विद इन द कंट्री। तो एक कंट्री के अंतर्गत जो भी चीज़ें होनी चाहिए प्रेमिस इन्वॉल्व्स है उसके संबंध में, तो ये क्या होगा। नेक्स्ट क्या है, एक कंट्री शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ क्वांटिटी इन विच पोसेस ग्रेटेस्ट रिलेटिव एडवांटेज। तो ये रिलेटिव में आ जाएगा, राइट। ये रिलेटिव्स के हो गए रिलेटेड चीज़ें, और ये क्या हो जाएगा, फैक्टर एंडोमेंट का हो जाएगा, राइट। तो ये इस पर कर लेंगे, ये इसका अपोजिट हो गया। ओके, ये इससे हो जा रहा है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। ये ध्यान रखें, जो मैं बोला हूँ उसको ध्यान रखा रहिए, फिर से समझ लीजिए कि जो एब्सोल्यूट बताता है कि केवल एक गुड्स की बात करेगा कि जो आप बना सकते हैं बनाइए। कॉम्पिटिटिव क्या करेगा कि कैपिटल वाला कैपिटल बनाए, लेबर वाला लेबर बनाए, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है उसको। दोनों ऑप्शन उसके पास है, कैपिटल का, लेबर का, जिसमें ज़्यादा इफिशियंट है उसको बना दीजिए। और एंडोमेंट थ्योरी क्या बताती है, हिक्सर ओल्हन वाली, हिक्सर ओल्हन की थ्योरी बताती है कि आप जो जिस देश में जो ज़्यादा होगा, जैसे मान लीजिए कि चाइना में लेबर ज़्यादा है तो लेबर वाली वस्तुएं बनाएंगे। ओके, ग्रामीण क्षेत्र में लेबर ज़्यादा है तो लेबर वाली वस्तुएं बनेंगी। ओके, और जहाँ पूंजी ज़्यादा है, स्किल ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, वो टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें बनाएंगे, वो निर्यात करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से इसको एंडोमेंट समझना है, राइट। और पैराडॉक्स समझ लीजिए कि उसका जस्ट अपोजिट है। एक्यूमुलेटिंग कैपिटल फ्लो, ऑटोनोमस कैपिटल फ्लो, एसडीआर लोकेशन, स्टैटिकल डिस्क्रिपेंसी, creation of international reserve assets of IMF and the allocation among the member countries in order to improve international liquidity। इंटरनेशनल लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, ओके, और आईएमएफ के द्वारा एलोकेट किया जाता है, क्या किया जाता है, एसडीआर किया जाता है, राइट। ये हो जाएगा। एस्टिमेट द फॉरेन एक्सचेंज फ्लो ऑन अकाउंट ऑफ आइदर वेरिएशन इन द कलेक्टिंग रिलेटिंग फिगर्स ऑफ अनरिकॉर्डेड इलीगल डिस्क्रिप्शन। इलीगल वाला चीज कहाँ जाएंगे, डिस्क्रिपेंसी, अनियमितता। ओके, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू मीट द बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट नॉर्मली फ्रॉम द आईएमएफ। तो इसको प्राप्त करने के लिए पेमेंट ऑफ डिफिसिट यदि है, डिफिसिट की कमी आ गई है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, एक्युमुलेटेड, राइट।
फ्लो द लॉन्स इन्वेस्टमेंट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ये ऑटोनोमस आ जाएगा कैपिटल फ्लोज। ओके, तो ये कंपेरिजन के लिए एकोमोडेट एक साथ आ जाता है और ये ऑटोनोमस स्वतंत्र रूप से, राइट। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल सॉरी इन्वेस्टमेंट मेजर्स, इसका फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रिम्स। ओके, इसकी स्थापना जानते हैं कि ये वर्ल्ड बैंक का सब्सिडरी है, तो 1994 में स्थापित होगा, जो 1 जुलाई 1995 से स्टार्ट होगा। ये बताया जाएगा ट्रिम्स एग्रीमेंट रिफर्स टू कंडीशन रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो सही बात है, एक कंडीशन को इम्पोज करता है जो फॉरेन की तरीके से कोई भी, मान लीजिए कोई हमारी वस्तु परचेज करे ना करे, वहाँ से वस्तु आए ना आए, तो ये इसको बताता है कि फ्री फ्लो हो, कोई वस्तु का फ्री फ्लो। देखिए इसीलिए कोई वस्तु एक देश से दूसरे देश इजीली जा रही है, आ रही है। TRIPS agreement especially forbids imposing restriction on operation on enterprises which result in protecting domestic product and making import disadvantage, ताकि जो भी इम्पोर्ट से डिसएडवांटेज है उसको पूरा किया सके। तो यहाँ सिंपल सी बात है, दोनों सही है। पहला में क्या बोला जा रहा है कि ट्रिम्स में रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है, तो उसी से रिलेटेड बात की जाती है। और यहाँ पर क्या है कि ट्रिम्स एग्रीमेंट स्पेशली फॉरबिड्स इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑपरेशन इंटरप्राइज, तो जो ऑपरेशन के द्वारा इंटरप्राइज ऑपरेट किया जा रहा है, रिजल्ट प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट को पूरा करने के लिए मेकिंग इम्पोर्ट डिसएडवांटेज, और बनाया जा रहा है इम्पोर्ट्स को डिसएडवांटेज टाइप का, इम्पोर्ट कम से कम किया जाए, अलाभ ना हो ज़्यादा, राइट। तो ये दोनों चीज़ें सही हैं। ओके, बेसिकली ट्रिम्स का मतलब ऐसे समझिए कि ट्रिम्स को ये देखना होता है कि हाँ कोई भी वस्तु पर ज़्यादा टैक्स कोई न लगाए, कोई सस्ता दूसरी जगह न बेचे, नॉर्मल फ्री फ्लो हो गुड्स का, सब लोग अच्छा से व्यापार करें, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, इस टाइप की चीज़ें ट्रिम्स देखता है, राइट। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आज सेशन का, रेवेन्यू फ्रॉम द इनडायरेक्ट टैक्स वाज द मेजर सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू टिल वेर टेकन ड्यूरिंग 90s। ये बोला जा रहा है कि 1990 के दौर में जो सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होता था वो कहाँ से होता? इनडायरेक्ट टैक्स से। सही बात है, इनडायरेक्ट टैक्स उसमें ज़्यादा लगता था। नेक्स्ट, ट्रेडिशनली इंडिया टैक्स रेजिम रिलेटेड हैवली इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडिंग कस्टम एंड एक्साइज। जानते हैं कस्टम एंड एक्साइज आल्सो आर इनडायरेक्ट टैक्स। और निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा टैक्स जब तक जीएसटी नहीं आया था, सबसे ज़्यादा टैक्स इसी से मिलता था, कस्टम ड्यूटी, ओके, या एक्साइज ड्यूटी से, जीएसटी से। लेकिन जीएसटी आ जाने के बाद जानते हैं सब कुछ 15-16 टैक्सों को मिला करके जीएसटी बना दिया गया, तो जानते हैं जीएसटी तो ज़्यादा हो ही जाएगा। तो इसलिए ये दोनों सही हैं कि 90s के दौर में सबसे ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स से पैसा मिलता था, और उसमें कस्टम ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी सबसे मेजर पार्ट रोल निभाते थे। ओके, क्योंकि उसमें जानते हैं एलपीजी हुआ नहीं था, लिबरलाइजेशन प्रोडक्ट ग्लोबलाइजेशन, तो इसलिए और इनडायरेक्ट टैक्स पर भरोसा जाता था। ओके, तो यहाँ तक क्लास को समाप्त करते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा। यदि क्लास पसंद आया हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।